हेलो फ्रेंड्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग आज जो टॉपिक यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स कि आपको एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। हमारे यहाँ जो सिलेबस में है, जो राजस्थान में कई एग्जाम्स में पूछता है और भी कई स्टेट्स के अलग अलग एग्जाम्स में वो पूछता है, तो वो हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, जिसमें क्या करवाते हैं, ये इंग्लिश से हिंदी करवा लेते हैं और हिंदी लैंग्वेज को ट्रांसलेशन करवा लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी इनटू इंग्लिश। तो हमारा जो ट्रांसलेशन का अभी जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंग्लिश इनटू हिंदी। इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में चेंज करना। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली दोस्तों टॉपिक ना कोई ऐसे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि ये कोई अलग इंडिविजुअल टॉपिक हो, इसकी अलग एंटिटी नहीं होती। ये टॉपिक एक इंटीग्रेटेड टॉपिक है। इट मीन्स इसमें आपको ना बहुत सारे चीजों की नॉलेज होगी, तब आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। आई मीन टू से स्पेशली इसमें दो चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए ट्रांसलेशन करने के लिए, ग्रामर और वोकैब। आपको ग्रामर में टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, इनका नॉलेज होना जरूरी है कि एक सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए आप लोगों को कि भाई इस शब्द का ये काम होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें वोकैब जो होती है उसका पता होना चाहिए। वोकेबलरी जो है हमारी है कि उनके मीनिंग्स क्या हैं, शब्दों के जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनके हिंदी में क्या मीनिंग्स होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। हमें ग्रामर पता होना चाहिए, हमें वोकैब पता होना चाहिए। अगर इन दोनों चीजों की जानकारी हम लोगों को है तो हम लोग ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को टेंस पढ़ा रखे हैं, मैंने आप लोगों को एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, नरेशन, प्रपोजिशंस, कंजक्शन, आर्टिकल, डिटर्मिनर सब पढ़ा रखे हैं। तो वो सारी नॉलेज अब इंटीग्रेट होके एक्यूमुलेट होकर के यहाँ आपकी मदद करेगा कैसे आपको ट्रांसलेशन करना है। तो एक हिंदी का सेंटेंस दिया होगा जिसको आपको, इंग्लिश का सेंटेंस दिया होगा जिसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। मैं आपको यहाँ वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, ट्रांसलेट ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू हिंदी। नीचे कुछ इंग्लिश के सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। इनमें से कोई करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है ना। एक सेंटेंस आपको मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में यही होगा। आपको एक यहाँ पर इंग्लिश का सेंटेंस दिया होगा, यहाँ पर यह है कि किस एग्जाम में आया हुआ है। जैसे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आरपीएससी का जो राजस्थान जो पब्लिक सर्विस है उसका एक एलडीसी ग्रेड सेकंड का एग्जाम होता था जो 2011 में हुआ, फिर 2013-14 वाला हुआ, फिर 16 में उसका हुआ, दो बार एग्जाम हुआ था। ऐसे जूनियर अकाउंटेंट, हाई कोर्ट के एग्जाम, एलडीसी के जितने भी एग्जाम्स हैं, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम्स हैं, उन सब में ट्रांसलेशन काम की चीज है। इसके अलावा इवन आरएएस और आरजेएस के एग्जाम में भी राजस्थान में जो आरपीएससी क्वेश्चन लेती है उनमें भी वो ट्रांसलेशन पूछती है। कई बार तो स्कूल लेक्चरर के जीके वाले क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, वुमेन सुपरवाइजर, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, हाई कोर्ट एलडीसी, कोर्ट एलडीसी, इन जिन अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आरपीएससी ने एलडीसी 2011 में पूछा था। क्वेश्चन क्या था? Uh, yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. फुल स्टॉप है उसके बाद। I was by nature blind to faults of elders. पहला क्वेश्चन ही हार्ड है। दो चार क्वेश्चन ऐसे इतने बड़े लंबे चौड़े हार्ड आते हैं, बाकी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है वो। तो पहले क्वेश्चन को समझो जो आया था, यट, दो है इसके अंदर, एक फुल स्टॉप से पहला वाला सेंटेंस, दो सेंटेंस दे रखे हैं। यट कॉन्ट्रास्ट शो करता है जिसका मतलब होता है फिर भी, तथापि। Yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. यद्यपि फिर भी जो इंसिडेंट हुआ था, जो घटना हुई,
डिड नॉट द लीस्ट डिमिनिश माई रेस्पेक्ट, उसने मेरे रेस्पेक्ट को डिमिनिश नहीं किया। डिमिनिश मतलब समाप्त करना, कम करना। डिमिनिश कम करना, समाप्त करना, खत्म करना। माई रेस्पेक्ट मेरा जो आदर है उसको बिल्कुल भी इन द लीस्ट बिल्कुल भी कम नहीं किया। उस घटना ने मेरे सम्मान को कम नहीं किया। सम्मान फॉर माई टीचर, मेरे टीचर के लिए जो मेरा सम्मान था उस घटना से वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। आई वॉज बाई नेचर ब्लाइंड टू फॉल्ट्स ऑफ एल्डर्स, मैं बाई नेचर मेरा जो स्वभाव है स्वभाव से ही ब्लाइंड टू फॉल्ट्स ऑफ एल्डर्स, मैं ना बड़ों की गलतियां देखता नहीं हूँ। मैं बड़ों को सम्मानीय मानता हूँ और उनकी गलतियों को मैं गलती नहीं मानता, उनको मैं बहुत आदर से देखता हूँ। और जो घटना वो हुई, कोई घटना हुई होगी, उस घटना ने मेरा बिल्कुल भी रेस्पेक्ट डिमिनिश नहीं किया, मेरा रेस्पेक्ट कम नहीं किया। तो ये इसका मीनिंग होना चाहिए था। अब इन चारों में से कौन सा सही है और कौन से गलत है, उन पे वन बाय वन बात करते हैं। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम नहीं हुआ। विनय मतलब आप कह सकते हैं ऑनर, ये सही है। मेरा विनय कभी कम नहीं हुआ। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। ऊपर वाली बात ही कह रहा है, स्वभाव से बाय नेचर मेरे अंदर ये बड़ों का दोष न देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। यानी कि आई वॉज बाय नेचर ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी अंधा होना या न देखना, टू फॉल्ट्स गलतियों को, दोष को न देखना, ऑफ एल्डर्स बड़ों के दोष को न देखना। तो सही कह रहा है, बड़ों के दोष को न देखने का जो गुण है वो मुझ में स्वभाव से ही था, बाय नेचर था। तो ये ऊपर वाली बात सही हो रही है। और ऊपर क्या था, इतने पर भी, ये इतने पर यट, फिर भी इतना सब कुछ हुआ, घटना हुई, इतने पर भी यट द इंसिडेंट, शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम नहीं हुआ। तो मुझे पहला ठीक लग रहा है। दूसरा देखते हैं सही है गलत है। इस घटना ने शिक्षक के प्रति मेरा आदर बढ़ा दिया, आदर कम नहीं किया, ये था, बढ़ाया नहीं। ये तो गलत हो गया, छोड़ दो इसको। इतने पर भी इस घटना से मैं अप्रभावित रहा। अप्रभावित कहाँ रहा, वो तो कह रहा है मेरा रेस्पेक्ट डिमिनिश नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। तो मेरा आदर गुरु के प्रति कम होता गया, कम नहीं हुआ। मैं तो उनको उनको दोष को देखा ही नहीं मैंने। तो थर्ड भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। इतने पर भी इस घटना ने मुझे झकझोर दिया, तो झकझोरने वाली बात कहीं नहीं आई। मैं गुरु के प्रति अंधभक्ति रखने लगा, अंधभक्ति रखने लगा नहीं, ये गुरु के प्रति नहीं है, बड़ों के प्रति की बात कर रहा है। तो थर्ड भी गलत हो गया। तो यहाँ आंसर हमारा केवल और केवल ए सही होगा। ए विल बी द आंसर, ठीक है ना। मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया कि 3 गलत क्यों है और 1 सही क्यों है। अच्छा, आप ध्यान रखना, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज्यादा काम आएगा ना, वो आपके काम आएगा। तो वोकैब का, शब्दों का अर्थ आपको आना चाहिए। भाई डिमिनिश का मतलब क्या होता है, ऑनर का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, ये हिंदी वर्ड्स आपको इनके पता होने चाहिए और हिंदी के इंग्लिश पता होना चाहिए। तो वोकैब आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा ग्रामर, ग्रामर में भी जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है। टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, इनके हिंदी मीनिंग कैसे करते हैं, और ठीक है ना, वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। साथ में जो छोटे मोटे इंटरजेक्शन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, उनका नॉलेज होना चाहिए। तो जो ट्रांसलेशन एक्चुअली पूरा इंटीग्रेटेड टॉपिक है, और ये सब चीजें आपको आती होंगी तब जाके आप इजीली कर पाओगे। बट इन सब बातों को सुनकर आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। ये कोई इतना बड़ा कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। 4 जब ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाकी के तो गलत ही हैं, एक दो थोड़े नजदीक हो सकते हैं, बट आप दिमाग लगाओगे, छोटे अंतर देखोगे बारीकी से, एक एक शब्द का अर्थ देखना, तो आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी शुड लीड अ लाइफ फ्री फ्रॉम फियर। अभी आरपीएससी एलडीसी 2013-14 में है। 13-14 मतलब क्या है, 13 में वैकेंसी आई थी और 14 में एग्जाम हुआ था। वी हमें, हमें शुड यानी चाहिए, लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, डर से मुक्त, भय से मुक्त, फ्री फ्रॉम फियर, भय मुक्त जीवन जीना चाहिए। हमें ना भय मुक्त जीवन जीना चाहिए, हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें फियर, डर ना हो।
कोई डर ना हो, कोई फियर ना हो, हमें फियर फ्री, फ्री फ्रॉम फियर, डर से मुक्त, डर से भय से मुक्त जीवन जीना चाहिए। तो हमें भयभीत होकर नहीं जीना चाहिए, तो बात तो गलत नहीं है, बट ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। हमें भयभीत होकर नहीं जीना चाहिए, तो नहीं का इसमें मीनिंग नहीं था, ये नहीं दे रखा है ना यहाँ पे, और यहाँ पर नॉट कहीं नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। बात तो वही कह रहा है, जो ऊपर वाला बात कह रहा है उसी बात को कह रहा है, बट ध्यान रखना, एक बात और दिमाग में डाल लेना कि कई बार क्या होता है कि वो ट्रांसलेशन करवा रहा है और उस शब्द का, उस सेंटेंस का कोई दूसरा अर्थ दे देगा जो बात वही कहना चाहता है। भाई हमें भय से मुक्त जीवन जीना चाहिए, इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि भाई हमें भयभीत नहीं रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन मतलब आपको एग्जैक्ट मीनिंग निकालना पड़ेगा। अगर कोई और सही नहीं दे रखा होगा तो फिर इसको सही मान लेंगे हम, बट यहाँ नहीं था ही नहीं ऊपर वाले में, इसलिए थोड़ा भी गलत लग रहा है। हम स्वयं को भयमुक्त रखें, हम स्वयं को भयमुक्त रखें, तो हमें तो भयमुक्त जीवन, जीवन की भी तो बात आएगी ना, लाइफ यानी जीवन, तो इसमें जीवन की बात हो ही नहीं रही, स्वयं की बात हो रही है। हम जीवन को भय से मुक्त रखें, रखें, रखने की बात कहाँ आ गई इसके अंदर, हमें भयमुक्त जीवन जीना चाहिए, बिल्कुल हमें भयमुक्त जीवन जीना चाहिए। सुनो, जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको हिंदी मीनिंग करना सिखाया था, कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करो आप, इस हिंदी जो सब्जेक्ट है ना आपका, इसका अर्थ कर लो, हम या हमें, फिर आप चले जाओ वाक्य के लास्ट में, फ्री फ्रॉम फियर, उल्टा अर्थ करते हुए आ जाओ, आपका अर्थ लगभग लगभग सही बैठ जाता है। तो हमें भयमुक्त जीवन लीड करना चाहिए, जीना चाहिए, तो हमें भयमुक्त जीवन जीना चाहिए, हमें भयमुक्त जीवन जीना चाहिए। तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा डी। क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर करेंगे हम लोग डी, ठीक है ना, ये होगा। तो आपको ध्यान रखना है, टेंस का पता होना चाहिए, अब जो स्टूडेंट चाहिए होता है, मॉडल का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, सब्जेक्ट का अर्थ करो और वाक्य के लास्ट से उल्टे अर्थ करते हुए आ जाओ, लगभग लगभग सभी क्वेश्चन में ये टेक्निक काम कर जाएगी आप लोगों की। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एवरीबडी इंजॉयज इक्वल राइट्स इन इंडिया। एवरीबडी यानी प्रत्येक, सभी, ठीक है ना, सब लोग, एवरीबडी प्रत्येक, सभी लोग इंजॉय करते हैं इक्वल राइट्स इन इंडिया, भारत में इक्वल राइट्स, ये भारत हो गया, भारत में इक्वल राइट्स समान अधिकार, राइट्स का मतलब अधिकार भी होता है, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार, तो राइट का एक मतलब सही होता है, राइट का एक मतलब दायां होता है, और राइट का एक मतलब अधिकार भी होता है। तो आपको ये अधिकार अर्थ पता होना चाहिए यहाँ पे। हमें भारत में समान अधिकार एंजॉय करते हैं, मतलब हमारे पास, सबके पास समान अधिकार है, और हम सभी जो है समान अधिकारों को एंजॉय करते हैं, उनका आनंद उठाते हैं, या हम सबको समान अधिकार प्राप्त है, भारत में हम सबको समान अधिकार प्राप्त है, ये अर्थ होना चाहिए। भारत में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, ये वाक्य ठीक लग रहा है मुझे। भाई भारत में सब लोगों को, एवरीबडी प्रत्येक, सब लोगों को इक्वल राइट्स समान अधिकार, इंजॉय करते हैं, यानी कि मतलब वही है, हमें सब लोगों को समान अधिकार है, मतलब उनको इंजॉय है तभी तो इंजॉय करते हैं, तो ठीक है। भारत में सब लोग समान अधिकार का आनंद लेते हैं, एवरीबडी इंजॉयज इक्वल राइट्स इन इंडिया। तो देखो ये हिंदी अर्थ तो एग्जैक्टली सही बैठ गया, लेकिन समान अधिकार का आनंद लेते हैं, तो ये इंजॉय का मतलब यहाँ आनंद लेना नहीं बैठेगा, इंजॉय का मतलब यहाँ पर है भाई सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है मतलब उसको एंजॉय करते हैं, इस तरह से आप समझते हैं इसको। तो ये वाला जो हिंदी अर्थ के हिसाब से ये ठीक रहेगा, आनंद की बजाय ये करो आप। हालांकि एंजॉय का मतलब आनंद ही होता है, ये मैं भी जानता हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, लेकिन देखो क्या कह रहा है, भारत में सब लोग समान अधिकार का आनंद लेते हैं, लेकिन टेक्निकली बोले तो सेंटेंस क्या है, भारत में सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, प्राप्त है का मतलब यहाँ रिसीव या गेट नहीं है, एंजॉय करते हैं, तो बात ये वाला सही होगा।
समान अधिकार भारत के लोगों का आनंद है, नहीं तो गलत ही हो गया। भारत में सब लोगों को अधिकार प्राप्त है, अधिकार नहीं समान अधिकार प्राप्त है। तो भाई साहब ये वाला आंसर सही होगा। ये भी सही लग रहा था, बट ये एंजॉय का मतलब यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं है कि आनंद लेना ही है। एंजॉय का मतलब है सबको समान अधिकार प्राप्त है, ये मतलब है। ठीक है ना। द डिस्चार्ज पेटिशन इज केप्ट इन अबेयंस। उसी 2013-14 वाले एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। द डिस्चार्ज पेटिशन, अगर इन शब्दों के मतलब पता होना चाहिए। कई बार लेकिन ये ध्यान रखना, आप सब लोगों के जिनके एग्जाम में ट्रांसलेशन आता है ना, उनके एग्जाम में कई लोगों के वो एक टॉपिक होता है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है ना। तो वो भी आपको वहां से भी, उसमें क्या है, हिंदी से इंग्लिश दे रखे हैं और इंग्लिश से हिंदी दे रखे हैं। तो वो वाली बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि किस शब्द का क्या अर्थ है। तो वहीं से ये शब्द आए हैं। डिस्चार्ज का मतलब होता है उन्मोचन, जो शाब्दिक अर्थ है बिल्कुल डिस्चार्ज कर देना किसी को, उन्मोचन। पेटिशन यानी याचिका, याचिका। कैप्टन अबेयंस, अबेयंस मतलब होता है थोड़ा सा पोस्टपोन करना, आगे के लिए स्थगित करना, प्रास्थगित कर देना। तो प्रास्थगित या आस्थगित। डिस्चार्ज पेटिशन, उन्मोचन याचिका जो है उसको प्रास्थगित जाता है, रखा गया है। तो कार्य मुक्ति प्रार्थना पत्र नहीं, सेवा मुक्ति निवेदन, उन्मोचन याचिका, यस ये मिल गया देखो अपने को। उन्मोचन याचिका को प्रास्थगित रखा गया है, मतलब आगे के लिए पोस्टपोन रखा गया है, थोड़ा होल्ड किया गया है। डिस्चार्ज पेटिशन को भी अबेयंस किया गया है, मतलब थोड़ा होल्ड किया गया है। तो ये एक्चुअली ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स का जो टॉपिक है ना, जो मैंने भी आपको नोट्स के रूप में दे रखा है, तो उसको आप देखना, वहां से क्वेश्चन बना है। उन्मोचन याचिका को प्रास्थगित रखा गया है, मतलब अबेयंस किया गया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैड फिनिश योर वर्क बिफोर आई केम। ये देखो टेंस का क्वेश्चन आ गया। बिफोर आई केम, बिफोर पहले, पहले पास्ट परफेक्ट आता है, हैड फिनिश्ड, और बाद में वर्क की सेकंड फॉर्म आती है। नीचे ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, देखो पहले वाले में, और ये बिफोर आ गया। तो आपको ध्यान हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था, ये बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट सिंपल यूज होता है। तो यह क्या है, यू हैड फिनिश योर वर्क, तुमने तुम्हारा काम खत्म कर लिया था, तुम्हारा काम खत्म हो चुका था। हैड फिनिश समाप्त हो चुका था, बिफोर आई केम मेरे आने से पहले, यानी कि तुमने काम खत्म कर लिया उसके बाद में आया, यानी कि जब मैं आया ना उससे पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, ये मीनिंग है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरे आने से पहले तुम या आप अपना काम खत्म कर चुके थे, आप अपना काम खत्म कर चुके थे मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले आप अपना कार्य समाप्त कर चुके थे। तो ऐसा होना चाहिए, मैं आया उससे पूर्व क्या तुम, नहीं क्या वाला और क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। तुम्हारे कार्य समाप्ति से पूर्व ही मैं आ गया था, काम समाप्त हुआ उससे पहले ही मैं आ गया था, नहीं तो उल्टा हो गया। मतलब काम समाप्ति से पहले थोड़ी आया, बाद में आए हो, आने से पहले काम समाप्त हो गया था। तो तुम्हारे कार्य समाप्त से पूर्व नहीं, मेरे आने से पूर्व काम समाप्त हो गया था, ये होना चाहिए था। मैं आया, आई केम, ठीक है, उससे पूर्व बिफोर तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे, तुम अपना काम खत्म कर चुके थे। तो ठीक है, फिर ये सही लग रहा है मुझे, ये तो गलत था, ये सही लग रहा है। आगे अगला देख लेते हैं। कार्य समाप्ति से पूर्व ही मैं आ चुका था, मैं आ चुका था, कार्य समाप्ति नहीं, ये तो उल्टा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। एक्चुअली पहले क्या हुआ है, आया या काम समाप्त हुआ। ये देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट में भी जो काम पहले हो गया, तो पहले क्या हो गया, काम समाप्त पहले हुआ है, बाद में आया, ये काम पहले हुआ है और ये बाद में हुआ है। तो मैं आया उससे पहले ही तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे, पहला तुम अपना काम खत्म कर चुके थे। इसमें क्या कह रहा है, कार्य समाप्ति से पूरी में आ चुका था, कार्य खत्म होने हुआ उससे पहले में आ गया, तो गलत हो गया नहीं। और ऊपर वाला भी कह रहा है तुम्हारे कार्य समाप्ति पूरी में आ गया था, तो दोनों गलत हो गए। और इसमें क्या की वजह से गलत हो गया, पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से आपको एक एक सेंटेंस को देखना पड़ेगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी।
सी करेंगे इसका आंसर आप, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क यानी कि कठोर परिश्रम या परिश्रम, परिश्रम मतलब मेहनत ही होता है, ज्यादा मेहनत करना। तो कठोर परिश्रम या परिश्रम, परिश्रम इज द की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी होती है। की टू सक्सेस सफलता की कुंजी होती है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, ठीक है। केवल मेहनत सफलता नहीं मिलती, नई वाली बात कहाँ से आ गई, तो गलत हो गया। सफलता मेहनत से ही मिली है नहीं, की टू सक्सेस सफलता की कुंजी है। परिश्रम से मुश्किल से सफलता मिलती है, नहीं तो गलत ही हो गया बिल्कुल। तो सिंपल सा है, इसमें तो ए आंसर हो जाएगा। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। परिश्रम, मेहनत सफलता की कुंजी होती है, सफलता की कुंजी है। मेहनत करोगे तो ही सफल होगे। शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तो आपको मेहनत से ही मिलती है, ठीक है ना। मेहनत करना जरूरी है, तो इसलिए अपना आंसर इसमें ए हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल सिटीज इन इंडिया आर हैवीली पॉल्यूटेड। ऑलमोस्ट ऑल सिटीज इन इंडिया, भारत में लगभग सभी शहर, आर हैवीली पॉल्यूटेड, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। भारत में लगभग सभी शहर बहुत ज्यादा प्रदूषित है, ये अर्थ होना चाहिए। भारत के कुछ शहर नहीं, लगभग सभी शहर, भारत के लगभग सभी शहर अत्यधिक प्रदूषित है, हैवीली पॉल्यूटेड, अत्यधिक प्रदूषित है। सही लग रहा है वाक्य। भारत के सभी शहर नहीं, लगभग सभी शहर, ये ठीक होगा। भारत के सभी शहर निश्चित रूप से प्रदूषित है, निश्चित रूप से नहीं, हैवीली का मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक प्रदूषित है। तो अपना आंसर इसमें होना चाहिए बी। 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। भारत के लगभग सभी शहर अत्यधिक प्रदूषित हैं, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। इंडिया नीड्स टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सिंपल सिंपल से है। भारत को नीड्स आवश्यकता है, देखो भारत टू सॉल्व, आवश्यकता है, नीड यानी जरूरत है, आवश्यकता है, टू सॉल्व हल करने की, इट्स प्रॉब्लम अपनी समस्या, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। तो भारत को बेरोजगारी की समस्या, प्रॉब्लम यानी समस्या, और इट्स अपनी समस्या, भारत के लिए इट्स यूज किया है। भारत को बेरोजगारी की अपनी समस्या, या भारत को अपनी बेरोजगारी की समस्या, अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है। ये अर्थ बैठेगा, एक एक शब्द अर्थ कर लो, उल्टा अर्थ करते हो। भारत को अपनी बेरोजगारी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भारत को बेरोजगारी की समस्या सॉल्व, हल करने की आवश्यकता है। तो भारत में बेरोजगारी की आवश्यकता है, ये तो गलत हो गया। बेरोजगारी की आवश्यकता किस देश को होती है भाई, ये तो ऊटपटांग बातें कर रहा है पहले भाई। भारत को बेरोजगारी की समस्या सता रही है, सता तो रही है, बट इस सेंटेंस का अर्थ नहीं है ये वाला, तो ये भी गलत हो गया। भारत को अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता, बिल्कुल सही बैठ रहा है। भारत को अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया अपना, सी। भारत को बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है, बेरोजगारों की समस्या नहीं, अपनी बेरोजगारी की समस्या, अनएम्प्लॉय जो लोग हैं उनकी समस्या नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या को हल करने की आवश्यकता है। तो ये थोड़ा नजदीक बैठ रहा था, लेकिन बेरोजगारी की समस्या नहीं है, बेरोजगारी की समस्या जो भारत में जो फैली है बेरोजगारी, उसकी समस्या, बेरोजगारों के नहीं, बेरोजगारी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगार होते हैं अनएम्प्लॉय, एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर डाइट यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ। अनलेस, अनलेस का देखो वैसे मतलब होता है यदि नहीं,
और कभी कभी इसका अर्थ अनटिल की तरह भी कर लेते हैं, जब तक कि नहीं। वैसे तो अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है, कंडीशन शो करता है इफ और इफ नॉट, टिल और अनटिल। तो अनलेस का जो प्रॉपर अर्थ है वो तो यदि नहीं होता है, बट कभी कभी ना इसका अर्थ जब तक कि नहीं के सेंस में भी कर लेते हैं। तो यदि नहीं, यू टेक केयर ऑफ योर डाइट, अगर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखोगे, यदि आप अपनी डाइट, खुराक, खान पान का, खुराक का ध्यान नहीं रखोगे ना, यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ, आप अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप स्वास्थ्य को सुधार नहीं सकते, सही नहीं कर सकते, जब तक आप अपनी खुराक पर ध्यान नहीं दोगे। तो ये है, यदि तुम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है, तो तुम अस्वस्थ नहीं रहोगे। यदि तुम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम अस्वस्थ, उल्टा हो गया ना। तो ये होना चाहिए, यदि तुम अपने खान पान का ध्यान रखोगे, ये नहीं कहाँ से आ गया, ये गलत हो गया, नहीं था ही नहीं इसमें। अच्छा, ये यदि नहीं, हाँ ठीक है, यदि तुम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है, तो यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपने स्वास्थ्य को सुधार नहीं सकते। ये क्या कह रहा है, तुम अस्वस्थ नहीं रहोगे, तुम बीमार नहीं रहोगे। अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो बीमार नहीं रहोगे, अगर तुम ध्यान रखोगे तो बीमार नहीं रहोगे, ऐसा होना चाहिए था। तो गलत हो गया, पहला पहला गलत है। जब तक तुम अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखोगे, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखोगे, तब तक तुम अपने स्वास्थ्य को नहीं सुधार सकते। इम्प्रूव यानी क्या होता है, सुधारना, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। तो ये ठीक लग रहा है मुझे, आगे देखते हैं। तुम अपने खान पान पर अधिक ध्यान दो, नहीं, खान पान पर भी अनलेस कर तो आया नहीं इसके अंदर, तो गलत हो गया। स्वस्थ रहने के लिए खान पान सुधारना जरूरी है, तो ये ऊपर वाली बात का सेंस तो दे रहा है, बट एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं दे रहा। ये कह रहा है यदि तुम ध्यान नहीं रखोगे खुराक का, तुम अपनी सेहत को नहीं सुधार सकते, स्वास्थ्य को नहीं सुधार सकते, तुम अपने स्वास्थ्य को नहीं सुधार सकते जब तक अपनी खुराक का ध्यान नहीं रखोगे। तो बिल्कुल इसमें बी आंसर होगा, नाइन्थ का आंसर होगा बी, ठीक है ना। फिर देखिए आप टेंथ, एप्लीकेशन हैज नॉट बीन मेड इन प्रॉपर फॉर्म, एप्लीकेशन को प्रॉपर फॉर्म में नहीं, एप्लीकेशन यानी आवेदन, आवेदन को नहीं रखा गया है, मेड नहीं किया गया है प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर यानी उचित रूप, उचित रूप में आवेदन को नहीं पेश किया गया, नहीं बनाया गया, आवेदन को सही रूप से नहीं नहीं किया गया, क्या सही प्रपत्र में आवेदन नहीं है, सही प्रपत्र का तो कोई वर्ड नहीं है, प्रॉपर फॉर्म यानी उचित रूप। प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन को प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं, आवेदन भी कह सकते हैं। गलत प्रपत्र में है, गलत प्रपत्र में है, कहीं अर्थ नहीं है। तो आवेदन उचित माध्यम से नहीं दिया गया है, हैज नॉट बीन, उचित माध्यम नहीं है, उचित रूप है, उचित रूप, प्रॉपर फॉर्म, माध्यम तो मीडियम होता है, ये गलत हो गया। आवेदन उचित रूप में नहीं किया गया है, ये ठीक लग रहा है भाई। एप्लीकेशन को आवेदन कहते हैं, उचित रूप, प्रॉपर फॉर्म, हैज नॉट बीन मेड, नहीं किया गया है, इसका अर्थ आ गया नहीं किया गया है। तो ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, प्रॉपर फॉर्म, उचित रूप, आवेदन उचित रूप में नहीं रखा गया है, आवेदन उचित रूप में नहीं किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। तो इस शब्दों के थोड़े मीनिंग निकाल लो, इजी हो जाता है काम। आगे देखो, अब ही हैड अ नैरो एस्केप, अब यहाँ पर ये आ गया ईडियम, ये ईडियम है, और इस ईडियम का मतलब होता है कि ही हैड अ नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, बहुत बारीकी से बच जाते हो ना, जब एक्सीडेंट होते होते बच जाए, बाल बाल बचना वो मतलब होता है। तो ही हैड अ नैरो एस्केप, वो बाल बाल बचा, तो थोड़े से कोने से बच गया नहीं, वो बाल बाल बच गया, बिल्कुल ये एक्चुअली कहावत ही है, बाल बाल बच गया मतलब बिल्कुल थोड़ा सा बच गया, इतना सा बच गया, मतलब सारा खत्म हो गया, इतना सा बच गया नहीं, बाल बाल बच गया, ये सही रहेगा। वह बच गया था, बच नहीं गया, बाल बाल बच गया, बहुत बारीक अंतर से बचा, ठीक है ना। तो ये नजदीक थे, लेकिन करेक्ट जो आंसर होगा वो बी होगा। ये ईडीएम है जिसका मतलब होता है बाल बाल बचना, यानी कि बहुत कम अंतर से बचना, इतना सा नहीं, इतने से कम से अंतर से बचना, ये मतलब होगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। आई वंडर इफ इट इज ट्रू। आई वंडर इफ इट इज ट्रू, ये जो आई वंडर है, आई एम अफ्रेड, आई एम वंडर, आई वंडर, इनका यह मीनिंग वो शाब्दिक नहीं है। ये आई वंडर एक फ्रेज है, ये आप तब यूज करते हैं जब आपको कोई चीज को देख करके बड़ा ऐसे ना डाउट सा होता है। आई वंडर इफ इट इज ट्रू, मुझे वंडर है, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अगर सच हो जाए, मतलब सच होने पर मुझे डाउट है, संदेह है, तो मुझे यकीन नहीं है क्या सच है, इसकी सच्चाई पर संदेह है, तो आश्चर्य तो यहाँ है भी नहीं इसके अंदर। तो मतलब मुझे ये डाउट है, ये वंडर है, ये आश्चर्य है कि सच भी हो सकता है क्या, इफ इट इज ट्रू, क्या ये सच है, तो मुझे से सच होने पर यकीन नहीं है, यकीन नहीं है, यकीन नहीं कर रहे, संदेह है, डाउट है, मुझे यकीन नहीं है किसके ऊपर, सच होने पर, तो दिया इसमें तो गलत ही हो गया। ये थोड़ा फिर भी ठीक लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्या सच है, सोचने की बात नहीं है, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है, इफ इट इज ट्रू, कि क्या ये सच है, आई वंडर, मुझे संदेह है, मुझे डाउट है, तो ये आंसर होगा मुझे तो सच होने पर यकीन नहीं है। यकीन नहीं वाली बात कहीं नहीं कर रहे, यकीन नहीं है, नहीं है, आई, ये सच है क्या, ये बात सही है क्या, इस बात पर मुझे वंडर है, संदेह है, तो मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। आंसर होगा इसका डी, ठीक है ना। 12th का आंसर होगा आपका डी, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है, तो वंडर यानी यहाँ पर संदेह, आई वंडर, मुझे संदेह है, इफ इट इज ट्रू, कि क्या ये बात सच है, तो क्या इस बात में सच्चाई है, मुझे इस बात पर संदेह है, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है, तो आपका आंसर इसका डी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, आप देखें, यू शुड डू योर वर्क, बहुत सिंपल सा है, तुम्हें, तुम्हें या आपको, योर वर्क, अपना कार्य, तुम्हें, आपको अपना कार्य डू, करना चाहिए, शुड यानी चाहिए, आप, आपको अपना कार्य करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, इन दोनों से कुछ भी कर लो, यू का अर्थ आप भी होता है, तुम्हें भी होता है। आपको अपना कार्य काम करना चाहिए, सही है, आपको काम करना चाहिए, योर वर्क, अपना काम करना चाहिए, अपना नहीं था इसके अंदर इसलिए गलत हो गया। तुमको तुम्हारा काम, तुमको शब्द होता ही नहीं है, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, ये हो सकता था, तुमको तुम्हारा काम, नहीं, तुमको से नहीं बैठेगा, तुमको भी जो है ना, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, इसलिए तुमको वर्ड हिंदी में हिसाब से गलत हो गया, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से तुम्हें आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। आपको तुम्हारा काम करना चाहिए, तो आपको के साथ तुम्हारा नहीं, आपको अपना काम करना चाहिए, या तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, तो आपको तुम्हारा साथ में नहीं होता, या तो आपको अपना या तुम्हें तुम्हारा, ऐसे होना चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या करेंगे आंसर का, ए आंसर करेंगे, ठीक है ना। 13 का आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं 14 की, वी परचेज क्लोथ्स, हमने वस्त्र खरीदे, परचेज यानी खरीदना, क्लोथ्स कपड़े, वस्त्र खरीदे, एंड सोल्ड बुक्स, और पुस्तकें बेची, बुक्स यानी पुस्तक, सोल्ड यानी बेची, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में, इसके लास्ट में हिंदी अर्थ जब करते हैं तो आ ई ए आती है, तो हमने कपड़े बेचे, खरीदे, हमने कपड़े परचेज किए, खरीदे, और किताबें, पुस्तकें बेची, इसमें आगे देखो, हमने कपड़े खरीदना और बैग बेचना, बैग से गलत हो गया, हमने कपड़े खरीदे बिल्कुल सही है, और पुस्तकें बेची, ये ठीक लग रहा है, हमने कपड़े खरीदते और बैग बेचते हैं, बैग कहाँ से आ गया इसमें, में से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी, हमने कपड़े खरीदे, वी परचेज क्लोथ एंड सोल्ड बुक्स, और पुस्तकें बेची, तो अपना आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया, एज सून एज, जो ही, जैसे ही सो द पुलिस, जैसे उसने पुलिस देखी, सो यानी देखना, और देखी, सी, सो, सीन, सी यानी देखना, और सो यानी देखी, तो जैसे ही उसने पुलिस देखी ना, वो भाग गया, कौन, जैसे चोर ने पुलिस देखी भाग गया, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, रैन अवे, यानी देखते ही, तो ठीक है, गलत नहीं लग रहा, पुलिस आई, ही सो द पुलिस, आई का तो अर्थ ही नहीं है, पुलिस आई कहाँ, पुलिस तो देखा उसने, पुलिस के आते ही, आने का वर्ब भी नहीं है इसमें, गलत गलत,
चोर भागा पुलिस आई, गलत। ये होगा पुलिस के आते ही, मतलब पुलिस को देखते ही, एज सुन एज ही सो द पुलिस, जैसे उसने पुलिस देखी, देखी सो यानी देखी, वो भाग गया। तो देखने वाली बात आएगी, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। राजीव बिगेन टू प्रेज संजीव। राजीव सब्जेक्ट है, बिगेन शुरू किया, आरंभ किया, टू प्रेज प्रशंसा करना, संजीव की ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। राजीव ने संजीव की प्रशंसा की, बिगेन टू प्रेज संजीव की प्रशंसा करने लगा। उसने, राजीव ने संजीव की प्रशंसा करना शुरू किया या प्रशंसा करने लगा। ये है राजीव, राजीव राजीव, ठीक है। संजीव की प्रशंसा करने लगा, बिल्कुल सही है। राजीव संजीव की तारीफ कर रहा था, रहा था वाला कहा गया, बिगेन प्रशंसा करने लगा, प्रशंसा करना शुरू की, ये होगा। राजीव संजीव की प्रशंसा करेगा, विल प्रेज थोड़ी देर का है, सेकंड फॉर्म दे रखी बिगेन, तो पास्ट की आगे करने लगा। राजीव ने संजीव की प्रशंसा की, यहाँ भी प्रशंसा की नहीं, बिगेन है नहीं, प्रशंसा करने लगा। अगर ये होता राजीव प्रेज्ड संजीव तो ये हो जाता राजीव प्रेज्ड संजीव, राजीव ने संजीव की प्रशंसा की। केवल अगर ये आता ना राजीव प्रेज्ड संजीव तो ये रहता राजीव ने संजीव की प्रशंसा की। लेकिन बिगेन टू प्रेज है, इसका मतलब प्रशंसा करने लगा। ठीक है ना। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो ए होगा। ठीक है ना, ए। राजीव संजीव की प्रशंसा करने लगा, बिगेन टू प्रेज, राजीव बिगेन टू प्रेज संजीव। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये तो छोटी बात है, बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। ये अभी 2018 में जो 19 अगस्त को जाना, 18 में एलडीसी अलग अलग एग्जाम हुए थे अलग अलग संडेज को। तो कोई 19 अगस्त को हुआ, कोई जो है वो 12 अगस्त को हुआ, कोई 9 सितंबर को हुआ, फिर हुआ 16 सितंबर को हुआ। अलग अलग संडेज को एग्जाम थे, तो उन सब में क्वेश्चन आए हुए हैं जिनको मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, आगे देखो आप। शी सॉ मी इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। उसने मुझे देखा, शी सब्जेक्ट, सो देखा। कोई लड़की है, कोई लड़की है, उसने मुझे देखा। उसने देखा किसको, मुझे। कहाँ देखा, पुस्तकालय में। उल्टा कर सकते हो आप, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा। वह मुझे पुस्तकालय में दिखी, वह थोड़ी दिखी, मैंने थोड़ी देखा, उसने मुझे देखा। तो वह मुझे पुस्तकालय में दिखी, नहीं, गलत हो गया। वह नहीं दिखी, मैं दिखा उसको। मेरे को पुस्तकालय में उसने देखा, मेरे को उसने पुस्तकालय में देखा। उसने मुझे पुस्तकालय में देखा। तो मेरे को पुस्तकालय में उसने देखा, तो सब्जेक्ट नहीं आया शुरू में, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए उसने। देखो सी में आ रहा है, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था, मैं उसे पुस्तकालय में दिखी, दिखी नहीं। अरे तो मैं दिखा, वो दिखी दिखा क्या है वो तो नहीं, लेकिन मैं उसे नहीं, सब्जेक्ट आना चाहिए शुरू में, उसने। उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था, शी सॉ मी इन द लाइब्रेरी, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था, ये हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा सी, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था। क्लियर है बात। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर। वो सिंपल सेंटेंस है, 9 सितंबर 2018 को एलडीसी वाले एग्जाम में आया था। ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर, वह अपनी माँ को एक पत्र लिख रहा है। वह, हिज मदर, अपनी माँ को एक पत्र, उल्टा करते जाओ, वह अपनी माँ को एक पत्र लिख रहा है, इज राइटिंग, लिख रहा है। तो वह, और लास्ट जाओ, अपनी माँ को एक पत्र लिख रहा है। वह अपनी माता को पत्र लिख रही है, लिख रही नहीं है, रहा है, रही है नहीं, गलत हो जाएगा। वह अपनी माता को पत्र लिखता है, लिखता है नहीं, लिख रहा है।
वह अपनी माता को पत्र लिख रहा है। ठीक है, वह अपनी माता को पत्र लिखेगी नहीं, ये हो जाएगा। वह अपनी माता को पत्र लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज मदर, ये सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, वह अपनी माता को एक पत्र लिख रहा है, माँ को एक पत्र लिख रहा है। तो माता बोलो या माँ बोलो तो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही केम लेट, वह लेट आया। यट ही गॉट रेडी फर्स्ट, फिर भी वो जल्दी तैयार हो गया। लेट आया फिर भी वो जल्दी तैयार हो गया। आया लेट फिर भी वो तैयार जल्दी नहीं, सबसे पहले फर्स्ट, सबसे पहले तैयार हो गया, सर्वप्रथम। वहां वह देर से आया, वहां का कोई अर्थ नहीं है, केम लेट देयर, देयर थोड़ी इसमें, तो वहां, वहां गलत हो गया। और सबसे पहले तैयार हुआ, ही गॉट रेडी फर्स्ट, और नहीं है, यट फिर भी, यट यानी फिर भी, तथापि, तो और नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। वह जल्दी आया, जल्दी नहीं लेट आया, ये भी गलत हो गया। वह देर से आया, केम लेट, वो देर से आया, फिर भी सबसे पहले तैयार हुआ, बिल्कुल सही है, हो जाएगा आंसर सी। वह देर से आकर भी सबसे पहले तैयार हुआ। देर से आकर भी नहीं, यट का अर्थ फिर भी करना पड़ेगा हमको। वह देर से आया फिर भी सबसे पहले तैयार हुआ। तो ये जो डी है ये थोड़ा नजदीक था, सी और डी के नजदीक था, लेकिन जो बेस्ट आंसर होगा वो यट का, मतलब फिर भी, वह ही केम लेट, वह देरी से आया, देर से आया, फिर भी वो सबसे पहले तैयार हो। तो बेस्ट आंसर आपका सी दिख रहा है अपने को। ठीक है ना, तो सी कर दो। ये डी नजदीक है लेकिन फिर भी वाला अर्थ नहीं आ रहा, इसलिए इसको हम लोग गलत मानेंगे। बेस्ट ऑप्शन अपना सी होगा। अब देखो, देवर इन क्लास, वे कक्षा में थे। क्लास यानी कक्षा, और दे यानी वे, और ये थे कक्षा में, वे कक्षा में थे, तो वे कक्षा में थे, बस। वह कक्ष में था, थे, वह नहीं आएगा। वे कक्षाओं में थे, कक्षाओं नहीं, वे कक्षों में, नहीं नहीं, आंसर हो जाएगा ए। वे कक्षा में थे, कक्षों में तो क्लासेस होता था, तो होता कक्षों में, तो वे और कक्ष में होता है सेल, रूम, ये भी गलत हो जाएगा। क्लास में थे, वो कक्षा में थे, आंसर हो जाएगा ए, वे कक्षा में थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द करेक्टेड कॉपी इज, द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, जो करेक्टेड कॉपी थी उसको सिग्नेचर, हस्ताक्षर के लिए रखा गया। करेक्टेड मतलब जो, जिसको आपने सही कर दिया है, संशोधन कर दिया है, शोधित कर दिया है। और कॉपी को बोलते हैं प्रति, कॉपी का कहते हैं हम लोग प्रति, हिंदी में इसका प्रति होता है, प्रतिलिपि, प्रति। पुटअप यानी पेश करना, प्रस्तुत करना, दोनों मतलब होते हैं। प्रस्तुत करना भी हो सकता है और पेश करना भी हो सकता है। फॉर सिग्नेचर, सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर, सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। तो द करेक्टेड कॉपी, जो संशोधित या जो शोधित कॉपी थी, उसे हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया, पेश किया जाता है। इस पुटअप, पेश किया जाता है। तो संशोधित कॉपी, कॉपी, प्रति, प्रति, तो कॉपी वाला तो इंग्लिश लिखा ही नहीं, हिंदी लिखी ही नहीं, और प्रति लिख रखा है। हमें कॉपी वाला तो कॉपी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन अब कुछ में प्रति है, कुछ में कॉपी है, तो कॉपी का हिंदी और प्रति होता है, पता होना चाहिए। इसलिए शुरू के दो आंसर आपके गलत हो जाएंगे। शोधित प्रति, संशोधित और शोधित एक ही बात है, जांची हुई भी कह सकते हो आप। शोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, तो ठीक है, सही लग रहा है। अगला देखते हैं, इससे ज्यादा अच्छा तो नहीं है। बदली हुई प्रति, बदली हुई नहीं, करेक्ट मतलब शोधित या संशोधित होगा, तो ये तो गलत ही होगा, बदली से गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा सी, शोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। सारे करेक्शन कर लिए हैं, अब वो बॉस के सिग्नेचर के लिए प्रस्तुत है, पुट अप है। ठीक है ना, पुट अप फॉर सिग्नेचर। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये थोड़ा अगर टेंस वोकैब पढ़ी हुई है तो कर लोगे, थोड़ा ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स और सब पढ़ लें तो इससे इजीली हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आर्स इज अ डेवलप्ड कॉलोनी। हमारी जो कॉलोनी है वो डेवलप्ड है, विकसित है। डेवलप यानी विकसित। हमारी जो कॉलोनी है वो विकसित है, हमारी कॉलोनी विकसित हो रही है। इज यानी विकसित है, हो रही नहीं, गलत होगा, गलत। हमारी कॉलोनी, समझ लो कॉलोनी है तो चक्कर ही खत्म हो गया। कॉलोनी का हिंदी अर्थ क्या होना चाहिए तो पता ही नहीं, इसमें सब में कॉलोनी दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी कॉलोनी विकसित है, मतलब मोहल्ला जिसे कहते हैं, तो ये सही लग रहा है। और करेगी, विकसित विकास करेगी, नहीं, गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा सी, हमारी कॉलोनी विकसित है। आर्स या आर कॉलोनी बोलो या आर्स बोलो, एक ही बात होती है। आर्स इज अ डेवलप्ड कॉलोनी, हमारी कॉलोनी डेवलप्ड है, विकसित है। आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर कर दोगे दोस्तों इसका? सी आंसर हो जाएगा, सी। 22 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आई कैन नॉट रिलाई अपॉन सच पर्सन। मैं रिलाई अपॉन का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना। सच पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिलाई, विश्वास करना, निर्भर करना। मैं ऐसे व्यक्ति पर निर्भर नहीं कर सकता, मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता। ये इसका वो होगा मीनिंग। मैं उस व्यक्ति पर, उस नहीं ऐसे व्यक्ति पर, मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्वास क्यों नहीं करूं, तो गलत हो गए। तो मैं उस व्यक्ति पर नहीं कर सकता, करता नहीं कर सकता। मैं ऐसे व्यक्ति, सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास, विश्वास कैसे नहीं करता, तो कैसे से गलत हो गया। मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। कैन नॉट रिलाई अपॉन, मैं विश्वास नहीं कर सकता सच पर्सन। तो देखो मैं, आई यानी मैं हो गया। अब लास्ट चले जाओ, ऐसे व्यक्ति पर रिलाई अपॉन विश्वास, कैन नॉट नहीं कर सकता। तो मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता। आंसर इसका डी हो जाएगा, मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता। डी आंसर करेंगे इसका, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। माई ब्रदर सेंट मी अ बुक दैट कोस्ट वेरी हाई। मेरा भाई, मेरे भाई ने सेंट मी, भाई, ब्रदर भाई, सेंट भेजी, मुझे, मुझे भेजी एक बुक, एक पुस्तक, एक पुस्तक भेजी। दैट कोस्ट वेरी हाई, जिसकी कोस्ट, जिसकी कीमत, जिसका मूल्य बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। मेरे भाई ने मुझे एक ऐसी बुक भेजी जिसकी कीमत, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा है। ये इसका अर्थ होना चाहिए। मेरे भाई जो पुस्तक भेजता है, भेजता कहाँ है, तो एक बार तो भेजी है, सेंट। सेंड थोड़ी है कि भेजता रहता है, बार बार थोड़ी भेजता है। सेंट एक बार भेजी थी, बहुत कीमती थी वो, बहुत मूल्यवान थी, तो भेजता है से गलत हो गया। मेरे भाई की पुस्तक का मूल्य अधिक है, तो भेजने वाली बात तो खत्म ही हो गई यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। मेरे भाई ने मुझे एक पुस्तक भेजी, बिल्कुल भेजी, माय ब्रदर सेंट मी अ बुक, ठीक है, जिसका मूल्य अधिक है, दैट कॉस्ट वेरी हाई, गलत नहीं है, सही लग रहा है। मेरे भाई ने मुझे एक पुस्तक भेजी, यहाँ पे दोनों सेम है। मेरे भाई ने मुझे एक पुस्तक भेजी जिसका मूल्य बहुत अधिक है, जिसका मूल्य अधिक ही है। अच्छा ये गलत हो गया, अधिक ही है नहीं, जिसका मूल्य बहुत अधिक है। ये जो ही है इससे गड़बड़ हो रही है। मेरे भाई ने मुझे पुस्तक भेजी जिसका मूल्य बहुत अधिक है, दैट कॉस्ट वेरी हाई। तो दोस्तों अपना इसका आंसर जो होगा 24 का, वो क्या हो जाएगा, डी होगा। 24 का आंसर क्या करेंगे अपन, डी करेंगे, ठीक है ना, डी। समझ में आ गया आपको? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज नॉट ओनली अ गुड प्लेयर, वह न केवल एक अच्छा प्लेयर है, बट अ गुड सिंगर ऑल्सो, बल्कि वो एक अच्छा सिंगर भी है। ही इज नॉट ओनली अ गुड प्लेयर, वह न केवल एक गुड प्लेयर, एक अच्छा प्लेयर, अच्छा खिलाड़ी है, बल्कि एक अच्छा सिंगर भी है। बट, बल्कि,
तो वह न केवल एक अच्छा खिलाड़ी है बल्कि वह एक अच्छा गायक भी है। खिलाड़ी भी है, अच्छा गायक भी, न केवल अच्छा खिलाड़ी है बल्कि अच्छा गायक भी है। तो वह न तो अच्छा खिलाड़ी है और न अच्छा गायक है, तो न तो नाइदर नॉर वाला हो गया, तो गलत हो गया, न तो से गलत हो गया। वह एक अच्छा गायक और एक अच्छा खिलाड़ी है, नहीं और वाला भी नहीं आएगा। वह न केवल अच्छा खिलाड़ी है बल्कि एक अच्छा गायक भी है, तो ठीक है। वह न तो अच्छा खिलाड़ी है और न ही अच्छा गायक बन सका, ये गलत हो गया। आज का आंसर होगा सी। वह न केवल अच्छा खिलाड़ी है, न केवल अच्छा खिलाड़ी है बल्कि एक अच्छा गायक भी है। बिल्कुल सही सटीक अर्थ बैठ रहा है इसके अंदर आपका सी वाले का, तो 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन। एवरी सिटीजन शुड कास्ट हिज वोट। एवरी सिटीजन, प्रत्येक जो नागरिक है, सिटीजन यानी नागरिक, जो देश में रहते हैं, प्रत्येक नागरिक, एवरी सिटीजन शुड, चाहिए, कास्ट इज वोट, वोट यानी मतदान, मतदान करना चाहिए। कास्ट, मतदान करने के लिए कास्ट वर्ब का यूज करते हैं, कास्ट योर वोट। आप, तो प्रत्येक नागरिक को अपना मतदान करना चाहिए, मत देना चाहिए, कास्ट इज वोट। तो प्रत्येक निवासी मतदान करे, निवासी नहीं, निवासी तो रेजिडेंट्स होते हैं, सिटीजन नागरिक होते हैं। प्रत्येक नागरिक को मतदान करना है नहीं, शुड है नहीं, तो चाहिए वाला अर्थ होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपना मत देना चाहिए, हिज वोट, अपना मत, अपना मत, अपना दान, मतदान या अपना मत, हिज वोट। प्रत्येक नागरिक को अपना मत देना चाहिए, अपना वोट देना चाहिए। आंसर आपका इसका 26 का डी हो जाएगा, अपना मत देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी समारोह में नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट, क्या आप नहीं जा रहे हो? क्या तुम पार्टी में जा रही हो? नहीं, नॉट गलत हो गया। क्या तुम भी पार्टी में जा रही हो? तुम भी, आर यू ऑल्सो, आर यू टू, यू टू, नहीं ये भी गलत हो गया। क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो, और ये नहीं भी नहीं था इसके अंदर, नॉट है ना, या तो नहीं, तो क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो, बिल्कुल ये सही जाएगा। तुम पार्टी में क्यों नहीं जा रही हो, वाई आर यू नॉट गोइंग, तो वाई थोड़ी है इसके अंदर, नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी। 27 का आंसर हो जाएगा सी। 28, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत भारी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत अत्यधिक, बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है। डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला, अपने छाते को ले जाना मत भूलना। तेज बारिश हो रही है, अपने छाते को ले जाना मत भूलना। तो देखो, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला, छाते को ले जाना मत भूलना। बारिश जोर की है, छाता ले जाना तुम मत भूलना, गलत हो गई। बहुत ही बारिश है, ठीक है, बिना छाते के भीग जाओगे, भीगने वाली बात कहाँ कह रहे हैं। बहुत ही बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, बिल्कुल सही हो रही है, तो ठीक है। अपना छाता लेना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला, अपना छाता लेना मत भूलना, वाक्य सही लग रहा है। बहुत ही बारिश हो रही है, ठीक है, अपना छाता तो लेते ही जाना, भूलना मत, ये थोड़ा अजीब अर्थ कर दिया इसने, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही बारिश हो रही है, अपना छाता लेना मत भूलना, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, यदि वो बहादुर नहीं होते, साहसी नहीं होते, दे वुड हैव बीन डिफीटेड, तो वो ना हार जाते। अगर वो बहादुर नहीं होते, हिम्मत वाले नहीं होते, साहसी नहीं होते, ब्रेव नहीं होते, तो वे हार जाते, ये अर्थ होगा। ये देखो, इफ कंडीशनल सेंटेंस है, अगर आपको ध्यान हो, इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, हैड बीन, और उधर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ये पैसिव वॉइस का वाक्य, हरा दिया जाते हुए, हार जाते, किसी से हरा जाते, उनको बहादुर नहीं होते, तो यदि वे बहादुर होते तो हारते भी नहीं, ये नहीं होगा। वे हार जाते यदि ताकतवर नहीं होते, हार जाते नहीं, हारते नहीं, दे वुड हैव बीन, हाँ हार जाते
ये ताकत और बात थोड़ी, बहादुर की बात हो रही, गलत हो गए, दोनों गलत हो गए। वे बहादुर नहीं थे, नहीं ऐसे नहीं कह रहा, यदि बहादुर नहीं होते तो हार जाते, इसलिए हार गए, इसलिए वाला तर्क आ ही नहीं रहा इसके अंदर, गलत हो गया। यदि वो बहादुर नहीं होते तो हार जाते, बहादुर नहीं होते, इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव दे वुड हैव बीन डिफीटेड, वे हार जाते। तो ये सही था वाक्य, डी आंसर। 29 का आप क्या करेंगे, डी करेंगे, यदि वे बहादुर न होते तो वे हार जाते, ठीक है ना। ओके, अगला देखते हैं। ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल, सभी ने प्रपोजल स्वीकार कर लिया। ऑल एक्सेप्टेड प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे, जो मैंने कल रखा था, मतलब मैंने कल कोई प्रस्ताव रखा था जो सबने स्वीकार कर लिया, ये बात है। ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल, सभी ने प्रपोजल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, विच आई पुट यस्टरडे, जो कि मैंने कल रखा था, ये अर्थ होना चाहिए इसका। वो प्रस्ताव जो कि मैंने कल रखा था सबने स्वीकार कर लिया, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कौन से प्रस्ताव को, जो मैंने कल रखा था, वो तो इसमें बताया ही नहीं, तो गलत हो गया, अधूरा सेंटेंस है। सभी ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, कौन सा प्रस्ताव, जो मैंने कल रखा था, वो बात इस पे भी नहीं है। जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था, द प्रपोजल आई पुट यस्टरडे, सभी ने स्वीकार कर लिया, ये बात तो वही कह रहा है जो ऊपर कह रहा है। नीचे देखते हैं आप, मैंने कल जो प्रस्ताव रखा था, विच आई पुट यस्टरडे प्रपोजल, ठीक है, यहाँ तक सभी ने स्वीकार कहाँ किया, कहाँ वाली बात नहीं है इंग्लिश वाले सेंटेंस में, तो आपका आंसर इसमें होगा सी। जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सभी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है ना, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। इफ यू डिसाइड, यदि तुम डिसाइड कर लो, यदि तुम निश्चय कर लो, निर्णय ले लो, निश्चय कर लो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप डिसाइड कर ले तो आप अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं। इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट, यदि तुम निश्चय कर लो तुम ये कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो, यदि तुम निश्चित कर लो तो तुम ये कर सकते हो, यही तो कह रहे हो। आगे फिर क्या वाक्य देगा कि यदि निश्चय किया तो कर लोगे, यदि निश्चय है तो तुम कर ही लोगे, यदि तुम कर सकते हो तो निश्चय कर लो, सब बकवास है। आंसर केवल क्या होगा इसका, ए होगा। यदि तुम निश्चय कर लो, इफ यू डिसाइड, तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। कंडीशनल सेंटेंस है, पहली कंडीशन है प्रोबेबल, पॉसिबल कंडीशन, ओपन कंडीशन, डिसाइड कर लो तो तुम ये काम कर सकते हो, ऐसा इसका होगा। इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट, ठीक है। आपका इसका आंसर 31 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यानचंद इज राइटली कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइटली यानी ध्यानचंद जो है राइटली, सही तरीके से, सही ढंग से अगर हम बात करें तो वो क्या है, राइटली कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी, वो हॉकी के विजार्ड है। विजार्ड मतलब जादूगर। ध्यानचंद इज राइटली कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी, ध्यानचंद को हॉकी का विजार्ड कहा जाता है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, कोल्ड कहा जाता है, और सही कहा जाता है, राइट, सही, ठीक ही कहा जाता है। वो इतने गजब के खिलाड़ी थे ध्यानचंद जी, जिनकी अगर कहते थे कि उनकी अगर हॉकी से कोई बॉल अगर चिपक गई ना, खेलते समय चिपक जाती थी, वो खेलते खेलते वो सीधा गोल ही कर देते थे, जादूगर थे वो। उनकी वजह से कई ओलंपिक इंडिया को मिले हैं, स्वर्ण पदक मिले हैं, गोल्ड मेडल हमें मिला है हॉकी के अंदर, ध्यानचंद जी की वजह से। वो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, कॉल्ड। ध्यानचंद को ठीक ही, राइटली यानी ठीक ही, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगले में जादूगर जाना जाता है, जादूगर माना जाता है, जादूगर पहचाना जाता है, और कोल यानी कहा जाता होता है, इसलिए आपका आंसर होगा ए। ध्यानचंद को ठीक ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थके हुए थे, वह बहुत ज्यादा थका हुआ था। टायर्ड यानी थका हुआ, एक्सट्रीम यानी ज्यादा, अत्यधिक, बहुत ज्यादा थके हुए थे। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, तो देखो उसे बहुत थकान हो रही थी, गलत हो जाएगा। वह बहुत थक चुका था नहीं आएगा, थका हुआ था,
वह बहुत थका हुआ था। यस, सी आंसर हो जाएगा। उसे ज्यादा थकान होने लगी थी, नहीं, वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वो बहुत, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो बहुत थका हुआ था। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड का ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए मिरेकल हैड हैपेंड। एक मिरेकल, एक चमत्कार, एक जादू, एक मिरेकल, एक, है ना, एक चमत्कार, हैड हैपेंड। हैपन यानी घटित होना, मिरेकल यानी चमत्कार, और हैपन यानी घटित होना, और हैड हैपेंड तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। तो हैड हैपेंड चुका था, एक चमत्कार घटित हो चुका था, एक चमत्कार घटित हो चुका था, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। एक चमत्कार होने वाला था, गलत। एक चमत्कार घट रहा था, गलत। एक चमत्कार हो रहा था, रही थी नहीं आएगा, चुका था आएगा। तो इसका आंसर होगा ए। 34 का आंसर होगा आपका ए। एक चमत्कार घटित हो चुका था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं हम लोग। द स्टार्स स्टार्टेड अपीयरिंग इन द स्काई। स्टार्स यानी तारे, तारे स्टार्टेड शुरू हो गए, अपीयरिंग प्रकट होना, इन द स्काई आसमान में। इन द स्काई मीन्स आसमान में, अपीयर होना शुरू हो गए, प्रकट होना शुरू हो गए, मतलब तारे दिखने लगे, आसमान में तारे दिखाई देने लगे। स्टार्टेड अपीयरिंग, शुरू हो गए, अपीयर होना, प्रकट। अब जो तारे प्रकट होते हैं, चमकने लग जाते हैं, वो दिखते हैं, आपको दिखाई देने लगते हैं। तारे आसमान में दिखाई देने लगे। ठीक है, स्टार्स स्टार्टेड अपीयरिंग, अपीयरिंग प्रकट होना होता है वैसे तो, पर जब तारे प्रकट होंगे तो दिखाई देंगे, इसलिए यार सही बैठ जाएगा। और देख लेते हैं, तारे आसमान में दिखाई दे रहे थे नहीं आएगा। आसमान में तारे चमकने लगे, चमकने की तो सेंटेंस ही नहीं है इसमें। स्टार्ट यानी अपीयर, प्रकट होने लगे और दिखाई देने लगे। तारे आसमान से गिरने लगे, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तारे, ये भी नहीं होगा। तारे आसमान में दिखाई देने लगे। द स्टार्स स्टार्टेड अपीरियन, अपीयर होना शुरू हो गए, मतलब दिखने शुरू हो गए, इन द स्काई आसमान में। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका ए। 35 का ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गफूर वॉज अ पुअर वीवर। गफूर एक पुअर वीवर था, एक गरीब जुल्हा था। गफूर वॉज था, एक पुअर यानी गरीब भी होता है, गरीब का निर्धन भी कहते हैं, निर्धन। वीवर यानी जुलाहा, वैसे इसको आप बुनकर भी कह सकते हैं, वीवर बुनकर भी होता है, तो जुलाहा बुनकर, जुलाहा बुनकर, जुलाहा जुलाहा, चारों हो सकते हैं यहाँ से तो। और गफूर 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 गरीब जुलाहा था, तो ठीक बात है। बट इसमें ए और था, एक गरीब जुलाहा था, एक नहीं दिया इसमें। चलो और देखते हैं, कमजोर तो होगा ही नहीं, कमजोर नहीं, गरीब था। गफूर एक निर्धन जुलाहा था, तो एक भी आ गया, और गरीब जगह निर्धन आ गया, तो दोनों बातें सही हो गई। तो ये पहले वाले से ज्यादा अच्छा आंसर ये है। लास्ट देखते हैं, गफूर आलसी जुलाहा था। तो आलसी वाली तो बात ही नहीं, लेजी तो बढ़ दिया ही नहीं इसके अंदर। तो ठीक, तो ए भी था, बट इसमें ए का अर्थ एक नहीं दिया, तो गफूर एक निर्धन जुलाहा था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। गफूर एक निर्धन जुलाहा था, गरीब जुलाहा था। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। ए का एक अर्थ केवल सी में ही दिया था, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। अब आगे देखो आप, पैडी ड्राइड अप इन द फील्ड। पैडी क्या होता है? पैडी होता है, एक फसल होती है, जो चावल की फसल होती है ना, उसको कहते हैं धान। तो पैडी यानी धान होता है, ड्राइड अप सूख गए, इन द फील्ड, फील्ड का मतलब खेत भी होता है, फील्ड का मतलब मैदान भी होता है। लेकिन अगर फसल की बात हो रही है, धान की बात हो रही है, तो ये फिर खेत नहीं, ये मैदान नहीं होगा, खेत होगा। खेत में, पैडी धान खेत में सूख गया, ड्राई अप, ड्राई अप यानी सूख जाना। धान खेत में ही सूख गए। ठीक है, फसल खेत में सूख चुकी थी, फसल नहीं धान आएगा, तो गलत हो गया।
सूख चुकी थी, चुका था, चुकी थी वाला अर्थ भी नहीं आ रहा इसके अंदर। धान कटकर मैदान पड़ा था, तो कट वाली कोई बात नहीं आ रही इसके अंदर। धान मैदान में, मैदान नहीं है, खेत हो गए, तो धान खेत में ही सूख गए। पैडी ड्राइड अप इन द फील्ड, धान खेत में ही सूख गए, ड्राइड अप। तो आपका आंसर ए हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, ड्राइड अप। मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोंग, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, बदकिस्मती। फॉर्चून यानी भाग्य होता है, तो दुर्भाग्य होगा मिसफॉर्चून। बदकिस्मती कह सकते हैं, विपत्ति कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं। नेवर कम्स अलोंग, जब बदकिस्मती, जब बुरा टाइम शुरू होता है ना, तो कभी अकेला नहीं आता, साथ में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोंग, मिसफॉर्चून कभी अकेला नहीं आता, एक अकेला नहीं आता है। तो बुरा समय कभी अकेला नहीं आता, बुरा समय नहीं, मिसफॉर्चून मतलब बदकिस्मती। बदकिस्मती साथ साथ आती है, बदकिस्मती कभी अकेले नहीं आती, बिल्कुल ठीक है, कभी अकेले नहीं आती। बदकिस्मती कभी अकेले नहीं आती है, ठीक है ना, ये हो जाएगा मिसफॉर्चून, बदकिस्मती कभी अकेले नहीं आती, सी हो जाएगा। साथ साथ आती है नहीं, कभी अकेले नहीं आती, कभी अकेला नहीं आता। बुरा समय कभी अकेला नहीं आता, तो बुरा समय बैड टाइम नहीं है, तो बदकिस्मती है, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इट वॉज ट्रेजिक एंड ऑफ रावण, रावण का ये ट्रेजिक एंड था। ट्रेजिक एंड यानी दुखांत, रावण का ये दुखांत था, बुरा अंत था, ट्रेजिक एंड था। रावण का अंत बुरा था, इट वॉज यह था, ये तो आएगा ना, यही रावण का दुखांत था। अंत बुरा था, रावण का अंत था, ये नहीं, ये दुखांत था। यही इट वॉज रावण का दुखांत, यही रावण का दुखांत था, बिल्कुल सिंपल है। इट वॉज यह था, ट्रेजिक एंड ऑफ रावण, रावण का दुखांत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। फिर देखिए 40, हिज हार्ट इज फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, उसका जो हार्ट है, उसका जो हृदय है, उसका हृदय इज फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मानव दया से भरा था। ह्यूमन काइंडनेस, ह्यूमन यानी मानव और काइंडनेस यानी दया, इज फुल ऑफ से भरा हुआ था, उसका हृदय मानव दया से भरा हुआ था। तो उसका हृदय मानव दया से भरा हुआ है, हाँ सॉरी है, इज है ना, तो है ही आएगा। उसका हृदय मानव दया से भरा हुआ है, ठीक है। उसका हृदय दया से भरा है, नहीं, मानव दया से। उसके हृदय में दया है, उसके हृदय मनुष्य के लिए दया भरी हुई है, नहीं, उसका हृदय मानव दया से भरा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, उसका हृदय मानव दया से भरा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। ही इज रैश एंड वायलेंट, रैश यानी होता है जल्दबाजी करने वाला, रैश डिसीजन, जल्दबाजी में निर्णय लिए जाते हैं जो, उनको रैश डिसीजन कहते हैं। तो रैश यानी जल्दबाजी, जल्दबाज, तो वह जल्दबाज है। एंड, इसको एंड कहते हैं, आप एग्जाम में ऐसे वर्ड आए थे, एंड का शॉर्ट फॉर्म होता है। ही इज रैश एंड वायलेंट, वो रैश है, जल्दबाज है, और वायलेंट हिंसक है। वायलेंट यानी हिंसक, तो वह जल्दबाजी में हिंसा करता है, नहीं, वह जल्दबाज और हिंसक है। एंड यानी और, तो वह जल्दबाज और हिंसक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और तो सही लग नहीं रहा, आप चेक कर लेना, गलत है सब बाकी तो। अगला देखिए आप, द बॉयज हैड प्लग्ड फ्लावर्स, बॉयज हैड प्लग्ड फ्लावर्स व्हेन द गार्डनर केम, लड़कों ने फूल प्लग तोड़ लिए थे, लड़कों ने फूल तोड़ लिए थे। When the gardener came, जब गार्डनर आया ना, उससे पहले ही लड़कों ने फूल तोड़ लिए थे, वो फूल तोड़ चुके थे, गार्डनर के आने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे, ये कहना चाह रहा है। जब माली आया, लड़के फूल तोड़ रहे थे, रहे थे नहीं, तोड़ चुके थे। लड़के फूल तोड़ रहे थे, नहीं, तोड़ चुके थे। जब माली आया, लड़के फूल तोड़ चुके थे, बिल्कुल सही, जब माली आया, when the gardener came, जब माली आया, लड़के फूल तोड़ चुके थे। जब माली आया, लड़के भाग चुके थे, भागना नहीं, फूल तोड़ चुके थे। तो आंसर हो जाएगा अपना सी।
सी आंसर होगा। जब माली आया, व्हेन द गार्डनर केम, गार्डनर यानी माली, केम आया, लड़के फूल तोड़ चुके थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 43, आई हैव फिल्ड द पिचर विथ वाटर। मैंने फिल्ड भर दिया था, पिचर, पिचर यानी मटका, घड़ा, घड़ा या मटका, विद वाटर पानी से। तो मैंने पानी से घड़ा भर दिया था, या मैंने घड़ा पानी से भर दिया था, नहीं सॉरी, हैव फिल्ड है नहीं, भर दिया है। मैंने घड़ा पानी से भर दिया है, मैंने घड़ा पानी से भर लिया है, भर दिया है, तो एक ही बात है, तो सही है। मैंने घड़ा भर लिया है पानी से, तो पानी से बांध दे रखा है इस तरह से, ऐसे नहीं होगा, इस शाब्दिक इस तरह नहीं होगी, मैंने घड़ा भर लिया, नहीं, मैंने पानी से घड़ा भर लिया है, या मैंने घड़ा पानी से भर लिया है, तो ये सही था। घड़ा पानी से भर लिया है मैंने, इसको मैंने को बाद में ले गया तो गलत हो गया। मैंने घड़ा पानी से भर लिया है आएगा। मैंने घड़ा पानी से भर लिया है, भर लिया तो कब होता है, जब ये सेकंड फॉर्म होती है यहाँ पे। आई फिल्ड, हैव फिल्ड है, इसलिए आप इसमें मैंने घड़ा पानी से भर लिया है, इसका आंसर आप ए करेंगे। ए इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है ना, मैंने सारी बात बता दी है, इसमें पानी से बाद में कर दिया इन्होंने, मैंने, और इधर भर लिया अर्थ कर दिया इन्होंने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44, डू नॉट वेस्ट योर प्रेसियस टाइम। प्रेसियस यानी होता है बेशकीमती, मूल्यवान, समय को वेस्ट मत करो, व्यर्थ मत करो, नष्ट मत करो। तो बेशकीमती मूल्यवान समय को व्यर्थ मत करो, अपना बहुमूल्य समय नष्ट मत करो। ठीक है, सही लग रहा है। अपना समय बहुमूल्य नष्ट करो, नहीं मत करो, अपना समय बहुमूल्य नष्ट मत करो, नहीं, अपना बहुमूल्य समय नष्ट मत करो, यही आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ए, अपना बहुमूल्य समय, अपना बहुमूल्य समय। योर प्रेसियस टाइम, योर प्रेसियस टाइम को वेस्ट, व्यर्थ मत करो, नष्ट मत करो, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स आर टू आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चंस को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को आर टू आंसर उत्तर देने हैं, क्वेश्चंस प्रश्नों के, ब्रीफली संक्षिप्त, संक्षिप्त से, मतलब लंबे नहीं देने, विस्तार से नहीं देने, बहुत छोटे छोटे ब्रीफली आंसर देना, संक्षिप्तता से उत्तर देने। विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्तता से देने हैं। आर टू ऑर्डर के लिए यूज होता है, इज टू, आर टू, एम टू ऑर्डर के लिए भी यूज होता है, निर्देश देने के लिए, डायरेक्शन के लिए यूज होता है। प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी संक्षिप्त में देंगे, देंगे नहीं, देने हैं। विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दें। अच्छा, इधर विस्तार और विस्तार, ये तो गलत ही हो गए, संक्षिप्त में दें, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दें, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो, ए रोड गोज अलोंग द रिवर। एक रोड जो है अलोंग, अब देखो आपको प्रपोजिशन का नॉलेज भी होना चाहिए। अलोंग का मतलब क्या होता है, ये नदी है और इस नदी की लॉन्ग, लंबाई के साथ साथ, जो लंबाई है ना इसकी, इस लंबाई के साथ साथ एक रोड भी जा रहा है, एक रोड भी जा रहा है। ये नदी है और इसके साथ साथ में लॉन्ग, लंबाई के साथ साथ एक रोड जा रहा है। गोज, रोड जाता है, ए रोड गोज, रोड मतलब सड़क, रास्ता, एक रास्ता जाता है नदी के साथ साथ, नदी के लंबाई के साथ साथ, किनारे किनारे। तो नदी के बीच में रास्ता जाता है, बीच में नहीं, साथ में, नदी के साथ साथ एक रास्ता जाता है, बिल्कुल सही है। नदी के तरफ रास्ते जाते हैं, तरफ टुवर्ड्स नहीं, नदी के मध्य नहीं, तरफ मध्य ये नहीं, नदी के साथ साथ एक रास्ता जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, बी करेंगे आंसर आप लोग, नदी के साथ साथ एक रास्ता जाता है। आगे देखो आप, एट लास्ट, आखिरकार, आखिर में, अंत में, एट लास्ट। ही रियलाइज्ड, उसे रियलाइज हो गया, उसे एहसास हो गया, उसको समझ में आ गया, हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियां, मिस्टेक्स गलतियां,
उसे उसे अंत में, आखिर में अपनी गलतियां समझ में आ गई, रियलाइज हो गई, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया आखिर में। तो आखिर में उसे गलतियां समझी, यह गलतियां, यह कहां से आया, यह नहीं आएगा, आखिर में उसे गलतियां समझी, समझ में आ गई, ये गलत हो गया यह की वजह से। उसको आखिरकार समझ में आया कि गलतियां क्या होती हैं, नहीं ये वाली बात नहीं कर रहा हूं, गलत हो गया। आखिरकार उसको अपनी गलतियां समझ में आई, एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, आखिर में उसे अपनी गलतियां समझ में आई, ये बिल्कुल सही है, आंसर सी हो जाएगा। डी भी गलत होगा। देखो, आखिर में वह जान गया कि गलती क्या होती है, गलती क्या है, तो ये क्या है वाली बात कहां से आएगी, गलत हो गया। तो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी करेंगे आंसर, ठीक है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। 48, दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। दिस इज नॉट एडमिसिबल, एडमिसिबल मतलब स्वीकार होना, एडमिट करना, स्वीकार करना, यह स्वीकार्य नहीं है अंडर द रूल्स। रूल्स यानी नियम, और नियम का प्लूरल है नियमों के अधीन, अंडर नियमों के तहत, नियमों के अधीन, यह स्वीकार्य नहीं है। तो यह नियम विरुद्ध स्वीकार्य करने योग्य नहीं है, नियम वाले नहीं, यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है, यह अर्थ होगा। यह नियमानुसार प्रस्तुत नहीं है, गलत हो गया। यह नियम के अधीन मान्य योग्य नहीं है, यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा डी। यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। काइंडली एंश्योर दैट, कृपया ये एंश्योर करें, ये कृपया आप सुनिश्चित करें, दैट द क्वेश्चन पेपर, जो प्रश्न पत्र है या जो परीक्षा पत्र है, रीचेज मी, वो मेरे पास पहुंच जाए, पॉजिटिवली, सही तरीके से मेरे पास पहुंच जाए, उचित तरीके से, बढ़िया तरीके से, सकारात्मक रूप से, बाय द अफोरसेड डेट, जो डेट आपको पहले बताई गई है या जो डेट सही डेट है उससे पहले पहले मेरे पास ये चीज पहुंच जानी चाहिए, अफोरसेड डेट से पहले मेरे पास ये बात पहुंच जानी चाहिए। तो कृपया सुनिश्चित करें कि परीक्षा पत्र मेरे पास उपयुक्त दिनांक तक अवश्य पहुंच जाए। कृपया सुनिश्चित करें कि परीक्षा पत्र, 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 ये सब में तो सेम है। मेरे पास ही पहुंचे, ये छोटा सा बना दिया है तो ये बात ही नहीं पूरी हुई। उपयुक्त दिनांक तो आएगा ना, अफोरसेड डेट। कृपया सुनिश्चित करें कि परीक्षा पत्र यानी जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास उपयुक्त दिनांक तक, अफोरसेड, अफोरसेड डेट यानी उपयुक्त डेट तक मेरे पास अवश्य ही पहुंच जाए, इसको आप श्योर करें, रीचेज मी पॉजिटिवली, पक्का पक्का पहुंचे, अवश्य पहुंचे, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे कह रहा है लेखन का कार्य, ये कहां से आगे लेखन कार्य, लेखन कार्य प्रश्न पत्र का लेखन कार्य नहीं है, इसमें लेखन कार्य की दे नहीं रखा। उपयुक्त दिनांक में किसी भी समय पहुंचे, किसी भी समय नहीं, अवश्य ही पहुंचे, उससे पहले पहले, उपयुक्त दिनांक से पहले, उपयुक्त दिनांक तक, मतलब बाय यानी तक, उस दिनांक तक जो बताई गई है, जो उपयुक्त दिनांक है उस तक मेरे पास अवश्य पहुंच जाए। तो इसका आंसर आपका होगा ए आंसर करेंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि परीक्षा पत्र मेरे पास उपयुक्त दिनांक तक अवश्य ही पहुंच जावे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इन केस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी यानी जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, अर्जेंसी। इन केस ऑफ अर्जेंसी, आवश्यकता की स्थिति में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपसे प्रार्थना की जाती है, टॉक टू मी डायरेक्टली, कि आप सीधे मुझसे बात करें। जब जरूरत पड़े, जब अर्जेंसी आ जाए, आवश्यकता हो जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी, कुछ अर्जेंसी आ जाए, तो आप सीधे मुझसे बात करें, आपसे ऐसी प्रार्थना, आपसे ऐसा अनुरोध किया जाता है। तो आपसे अनुरोध है, ठीक है, कि आवश्यकता होने पर, जब जरूरत पड़े, अर्जेंसी हो, आवश्यकता हो, मुझसे सीधे बात करें, किसी और से नहीं, सीधे मुझसे बात करें, तो ठीक लग रहा है मुझे। और देखते हैं, आपसे अनुरोध है कि आवश्यकता होने पर मेरे से बात करें, अन्यथा नहीं, अदरवाइज नॉट,
ये कहाँ दे रखा है इसमें, तो गलत हो गया। आपसे अनुरोध है कि आवश्यकता होने पर भी मुझसे संपर्क वांछनीय नहीं है, आवश्यकता पड़े तब भी मेरे से बात मत करना, ये भी गलत हो गया। आगे देखो, आवश्यकता होने पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर वार्ता करें, आप मेरे सामने आए फिर मुझसे बात करें, फोन ऑन पे नहीं, तो ये भी बात कहीं नहीं दे रखी थी। सिंपल सा है, ए इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए कर देंगे, ठीक है ना। अब ये वो क्वेश्चन है 50 तक तो वो थे तो एग्जाम में आए हुए थे, अभी एग्जाम में आए हुए नहीं है, मैंने वैसे ही आपको थोड़े बता दिए हैं। जैसे आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करता हूं, व्यायाम करता हूं, तो मैं प्रतिदिन व्यायाम लेता हूं, टेक का मतलब या लेना नहीं है, यहाँ मतलब करना है। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, मैं प्रतिदिन व्यायाम देता है, इसमें कोई नहीं, ये हो जाएगा अभी। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, ध्यान रखना व्यायाम करने के लिए टेक एक्सरसाइज जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। वैसे आप डू एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, डू एक्सरसाइज, और केवल एक्सरसाइज वर्ड भी होता है, और टेक एक्सरसाइज सबसे ज्यादा चलता ये वाला है। आई टेक एक्सरसाइज डेली, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, तो आपका 51 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट गिव्स यू प्लेजर, आपको क्या चीज आनंद देती है। व्हाट गिव्स, कौन सी बात, कौन सी चीज आपको आनंद देती है। तुम्हें क्या अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता होगा नहीं। तुम किस में आनंद लेते हो, गिव यानी देना, तुम्हें क्या चीज आनंद देती है, लेने वाली बात नहीं हो रही, तो लेने से गलत हो गए। तुम किस चीज में आनंद लेते हो, लेते नहीं देते हो। तुम्हें कौन सी चीज आनंद देती है, कौन सी चीज, व्हाट गिव्स यू प्लेजर, तुम्हें कौन सी चीज आनंद देती है, गिव यानी देना, तो इसके हिसाब से आप इसमें डी आंसर करेंगे। और वैसे भी व्हाट मतलब कौन सी बात है जो तुम्हें आनंद देती है, व्हाट गिव्स यू प्लेजर, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, कैन यू टेल मी इफ यू आर इनोसेंट, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं, इफ यू आर इनोसेंट, इनोसेंट यानी क्या होता है, निर्दोष, भोला, इसमें कोई दोष ना हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप निर्दोष हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप निर्दोष हैं, बिल्कुल सही है। क्या आप बता सकते हो कि आप दोषी हो, नहीं दोषी नहीं। क्या तुम बोल सकते हो, बोलने की जरूरत नहीं है, पहले नहीं बताना होता है कि तुम निर्दोष हो। क्या वह कह सकता है, वह नहीं, क्या तुम बता सकते हो, तो ये भी वह की वजह से गलत हो गया, आंसर हो जाएगा इसका ए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप निर्दोष हैं, आप इनोसेंट हैं, आपने कोई पाप नहीं किया, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चंस कर रहे हैं, इससे थोड़ा आइडिया लग गया कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर थोड़ा आइडिया लग जाता है हमारे को कि भाई क्वेश्चन आने कैसे। बाकी ये तो इंटीग्रेटेड टॉपिक है, आपको वर्ड्स और ग्रामर और आपको टेंस और इन सब की जानकारी होगी तब आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 54। वी मस्ट डू आवर वर्क इन टाइम, हमें हमारा काम समय पे अवश्य करना चाहिए। मस्ट, मस्ट यानी अवश्य ही हमें अपना काम समय पे पूरा करना चाहिए। शुड यानी चाहिए, और मस्ट यानी पक्का पक्का अवश्य करना चाहिए। हमें अपना काम अवश्य करना चाहिए, काम तो करना चाहिए लेकिन इन टाइम, इन टाइम भी था ना इसके अंदर, वो नहीं आया इसके अंदर, इसलिए गलत हो गया। हमें समय पर, इन टाइम, अपना काम अवश्य करना चाहिए, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। हमें अपना काम करना अवश्य ही चाहिए, समय की बात इसमें भी नहीं की, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। 54 का आंसर आप करेंगे बी, अवश्य ही, हमें समय पर अपना काम अवश्य करना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तानसेन योर सॉन्ग इज नॉट सो स्वीट एज योर ग्रूज, तानसेन तुम्हारा गाना इतना स्वीट, इतना मीठा नहीं है जितना तुम्हारे गुरु का है, यानी कि तुम्हारे गुरु का जो गाना है उतना, जो इतना वो मीठा गाता है उतना तुम मीठा नहीं गाते हो तानसेन, ये कोई कह रहा है। तानसेन जैसा तुम्हारा गाना नहीं है, गाना नहीं है, योर सॉन्ग इज नॉट, ऐसे मतलब नहीं होगा, जैसे तुम्हारे गुरु गाते हैं ना मीठा, वैसा तुम्हारा गाना मीठा नहीं है। तुम्हारा गाना नहीं है वैसा तुम्हारे गुरु का है, नहीं तो गलती हो गया, मतलब ही निकला। तानसेन, और ये देखो यहाँ कोमा भी था, तानसेन तुम्हारे गुरु का गाना अच्छा है वैसा तुम्हारा नहीं है, ये भी कंपेनी, इतना मीठा नहीं है जितने तुम्हारे गुरु का है, ऐसा होना चाहिए था।
तानसेन तुम्हारे गुरु का गाना मीठा नहीं है जैसा तुम्हारा है, ये मजा नहीं आया। तानसेन तुम्हारा गुरु का गाना जैसा मीठा है, सो स्वीट एज वैसा तुम्हारा नहीं है, ये सही है। तानसेन तुम्हारे गुरु का गाना जैसा मीठा है वैसा तुम्हारा नहीं है। और वैसे देखो यहाँ पे अच्छा और ये सब कुछ था, तो मीठा नहीं है, मीठा है, सो स्वीट एज योर गुरु, तुम्हारा गुरु का गाना जैसा मीठा है वैसा तुम्हारा नहीं। ठीक है ना, तो डी आंसर इसका होना चाहिए था। ठीक है ना, डी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेवर यील्ड टू इनजस्टिस। इनजस्टिस यानी होता है अन्याय, यील्ड यानी हार मानना, झुकना। नेवर कभी नहीं, कभी अन्याय के सामने मत झुको, कभी अन्याय के सामने हार मत मानो। झुकना या हार मानना यील्ड का मतलब होता है। न्याय के सामने झुको नहीं, न्याय ने अन्याय होगा, अन्याय दोनों में। अन्याय के सामने झुको नहीं, झुको नहीं, कभी मत झुको, कभी मत झुको। नेवर कभी नहीं, कभी मत झुको, तो डी आंसर हो जाएगा। इनजस्टिस यानी अन्याय और यील्ड यानी झुकना, हार मानना। तो अन्याय के साथ कभी मत झुको, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, एनीथिंग कैन बी डन फॉर द पुअर कांट इट। गरीबों के लिए, द पुअर मीन्स गरीब लोग, ये आर्टिकल पढ़ाया था हमने। गरीबों के लिए, गरीब लोगों के लिए एनीथिंग कैन बी डन, कुछ भी किया जा सकता है। कांट इट क्या नहीं, ये टैग क्वेश्चन है। क्या नहीं इसका मतलब होता है कांट इट, क्या नहीं, इसमें दे रखा है ना, है ना नहीं, क्या नहीं। गरीबों के लिए कुछ भी किया सकता है, एनीथिंग कैन बी डन फॉर द पुअर। और टैग क्वेश्चन केवल इसमें से ये कोमा लग करके ही लगाया, और देखो किसमें कोमा लगाया वगैरह नहीं है, तो केवल ये पहला ही सही होगा। गरीबों के लिए कुछ भी किया सकता है, क्या नहीं, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। टैग क्वेश्चन है इसमें, और टैग क्वेश्चन केवल हिंदी अर्थ एक में दिया है, बाकी में नहीं दिया, इसलिए आंसर आपका इसका ए हो जाएगा। अगला देखो, देयर मस्ट बी पीस इन आवर कंट्री। हमारे देश में पीस होनी चाहिए, हमारे देश में शांति होनी चाहिए। देयर मस्ट बी पीस इन आवर कंट्री। तो देखो आप, हमारे देश में शांति अवश्य ही होनी चाहिए। पीस यानी शांति, अवश्य ही होनी चाहिए। हमारे देश में अशांति नहीं रहनी चाहिए, शांति नहीं रहनी चाहिए, अशांति रहनी चाहिए, शांति अवश्य रहनी चाहिए। बिल्कुल डी आंसर हो जाए। हमारे देश में शांति अवश्य ही रहनी चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल से हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला देखो, नबडी कैन डिसबिलीव यू। बिलीव या बलीव दोनों कहते हैं। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, और डिसबिलीव यानी अविश्वास। नबडी कोई भी तुम पर अविश्वास कर सकता है, नहीं कर सकता। नबडी है ना, कोई नहीं कर सकता, कोई भी तुम पर अविश्वास नहीं कर सकता, मतलब हर कोई तुम पर विश्वास कर सकता है, दूसरे अर्थ में कहें तो। लेकिन आपको तो शाब्दिक अर्थ करना है, तो यही होगा, कोई भी तुम पर अविश्वास नहीं कर सकता। बिलीव यानी विश्वास, डिसबिलीव यानी अविश्वास। तो यहाँ विश्वास आ गया, यहाँ अविश्वास, ठीक है, यहाँ विश्वास है। तो कोई भी आदमी, नबडी, तुम पर अविश्वास नहीं कर सकता, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। डिसबिलीव का अविश्वास केवल इसी में दिया हुआ है, तो आंसर आपका यही होगा बी। ठीक है ना, आगे देखिए आप, दे थिंक दैट इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम। दे थिंक दैट, वे सोचते हैं, दे थिंक दैट इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, कि यह समय का वेस्ट है, ये समय की बर्बादी है, समय का व्यर्थ है, यह वेस्ट ऑफ टाइम है। वे ऐसा सोचते हैं, हम समझते हैं, हम नहीं, दे यानी वे सोचते हैं, समझते हैं कि यह समय की बर्बादी है, नष्ट होता है इसे समय। वे समझते हैं कि इसमें समय नष्ट होता है, बिल्कुल सही है। वे समझते हैं कि इसमें समय नष्ट नहीं होता, गलत हो गया, समय नष्ट होता है। वे समझते हैं कि यह समय नष्ट होता है, यह समय नहीं, वे समझते हैं कि इसमें समय नष्ट होता है। इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, ये जो चीज है ना, तो कर रहे हैं, इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें समय नष्ट होता है, तो इसमें समय नष्ट होता है। इसका आंसर आप क्या करेंगे, बी। क्वेश्चन नंबर 60 का आप आंसर करेंगे बी, वे समझते हैं कि इसमें समय नष्ट होता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
लेते हैं नेक्स्ट 61। डू वेल इवन द मोस्ट ट्राइफलिंग वर्क। डू वेल, अच्छा करो, अच्छी तरह करो, इवन द मोस्ट ट्रिफलिंग वर्क। ट्रिफलिंग होता है तुच्छ, छोटा काम, और मोस्ट ट्रिफलिंग, छोटे से छोटा काम को भी अच्छे ढंग से करो। मोस्ट ट्रिफलिंग थिंग्स, वर्क, जो छोटे छोटे काम है उनको भी अच्छे तरीके से करो। डू वेल, छोटा काम भी अच्छी तरह करो, छोटा नहीं, मोस्ट ट्रिफलिंग, छोटे से छोटा, छोटा काम अच्छी तरह करना चाहिए, करना चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, करो की बात कर, ये गलत हो गया। छोटे से छोटा काम भी अच्छी तरह करो, जो छोटे छोटा काम है उसको भी अच्छी तरह से करो। तो आज का आंसर होगा सी, ठीक है ना, सी कर देंगे आंसर। एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। हर एक आदमी, एवरीबडी, प्रत्येक, इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, अपने लिए हर कोई जिम्मेदार होता है। आप क्या कर रहे हो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप तो जिम्मेदार हैं ही है, हर कोई अपने लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। हर एक आदमी अपने लिए उत्तरदायी है, हर एक आदमी को, सही है, प्रत्येक आदमी उत्तरदायी, अपने लिए तो आना चाहिए ना। हर एक आदमी को अपना उत्तर समझना चाहिए, समझने वाली बात कहीं नहीं कह रहा। प्रत्येक आदमी को अपने आप को उत्तरदायी समझता था की बात गलत हो गई। आंसर हो जाएगा प्रत्येक आदमी अपने लिए उत्तरदायी है। आंसर हो जाएगा ए, अपने लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना, अपने लिए उत्तरदायी है। ओके, फिर आगे बढ़ते। रविंद्र हैड सम हर्ट्स बिल्ट देयर। रविंद्र हैड सम हेड्स, हट्स, हट्स होता झोपड़ी, झोपड़ी, बिल्ट देयर। अब देखो हेड आया यहाँ पे और हेड के बाद बिल्ट यहां आया, ये थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। हेड के बाद एक ऑब्जेक्ट है सम हर्ट्स, हेड सम हर्ट्स ऑब्जेक्ट है, बिल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, और इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कॉजेटिव वर्ब। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कॉजेटिव वर्ब। रविंदर हैड सम हर्ट्स बिल्ट देयर। रविंदर ने, ये पॉजिटिव वर्ब होती है, मतलब जब आप काम खुद नहीं करते, जब आप काम किसी और से करवाते हैं, जब काम खुद ना करके जब आप किसी और से काम करवाते हैं तो आप हेड लेते हो, ऑब्जेक्ट लेते हो, थर्ड फॉर्म लेते हो। और हेड की जगह ना यहाँ पे हम लोग गेट का भी यूज करते हैं। काम जब खुद ना करते हो, किसी और से करवाते हो, किसी और से काम करवाने का हम कारण बनते हैं, कोज बनते हैं, ऐसी वर्ब को आप पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। इसमें हेड आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है ना। तो रविंदर हैड सम हर्ट्स बिल्ट देयर। रविंदर ने खुद ने झोपड़ियां नहीं बनवाई, रविंदर ने वहां पर झोपड़ियां बनवाई, बनाई नहीं, बनवाई, ठीक है ना। तो देखो बनवाई, बनवाई, जो बनाई बनाई ये गलत हो गया, खुद नहीं किया, करवाया काम। तो रविंदर ने झोपड़ियां बनवाई, कुछ झोपड़ियां वहां बनवाई। रविंदर ने उस स्थान पर कुछ झोपड़ियां बनवाई, ठीक है। रविंदर ने इस स्थान पर, देयर है ना, तो देयर दूर के लिए आता है, हियर तो यहां हो जाता है इस स्थान पर, देयर है तो उस स्थान पर। तो आंसर होगा ए, रविंदर ने उस स्थान पर कुछ झोपड़ियां बनवाई, पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है ना, ये होगा। आगे बात करते हैं। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, सुबह जल्दी उठना, सवेरे जल्दी उठना, तो सवेरे जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, सही है। जल्दी उठना स्वास्थ्य, जल्दी नहीं, सवेरे जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग है ना, तो सवेरे जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह, तो यहां सवेरे सुबह आना चाहिए, तो यहां नहीं आया हो, जल्दी उठना नहीं, जल्दी उठना सुबह, सवेरे उठना, अब यहां जल्दी का नहीं आया, स्वास्थ्य के लिए अच्छा था भी गलत आ गया, देखो आप, इसलिए गलत हो गया। तो आंसर इसमें हो जाएगा ए, सवेरे जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग
इज गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। द इंडियन सोल्जर्स फाइट विथ करेज, जो भारतीय सोल्जर्स हैं, भारतीय सैनिक फाइट, वो लड़ते हैं, भारतीय सेना एक खास बात है, फाइट विथ करेज, वो बड़ी हिम्मत से लड़ते हैं, बड़े साहस से लड़ते हैं, वो डरपोक नहीं होते, बड़ी साहस से लड़ते हैं, बड़ी हिम्मत से लड़ते हैं। तो भारतीय सेना, सेना नहीं, इंडियन सोल्जर, सैनिक, भारतीय सैनिक साहस के साथ लड़ रहे हैं, लड़ रहे नहीं, लड़ते हैं, लड़ते थे नहीं, लड़ते हैं, लड़ते हैं, ये सही है। भारतीय सैनिक साहस के साथ लड़ते हैं, विथ करेज, लड़ते हैं, फाइट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फाइट यानी लड़ते हैं। भारतीय सैनिक साहस के साथ लड़ते हैं, हिम्मत से लड़ते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना। 65 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब आगे देखिए आप। हैविंग बीन डिफीटेड सेवरल टाइम्स, हैविंग बीन डिफीटेड सेवरल टाइम्स, कई बार हारने के बाद, डिफीट यानी हारना होता है, सेवरल टाइम्स कई बार, और ये जो हैविंग बीन है, ये दोस्तों आप ये कहें ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसका परफेक्ट फॉर्म है पैसिव वॉइस में, हैविंग बीन डिफीटेड, तो ये मतलब होता है जब काम हो चुका होता है कोई, उसके लिए यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का परफेक्ट फॉर्म। तो वो हार गए, कई बार हार गए, कई बार हारने के बाद द सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे, ग्रू डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो गए, ग्रू सेकंड फॉर्म है, ग्रो होना और ग्रू यानी हो गए, वो निराश हो, कई बार हारने के बाद, भारत जो पाकिस्तानी सैनिक हैं, द सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो निराश हो गए। तो कई बार पराजित होने के बाद, ठीक था, पाकिस्तानी सैनिक निराश हो गए, सही है, कई बार पाकिस्तानी सैनिक पराजित होकर निराश हो गए, ये बैठा नहीं, ये था कई बार डिफीटेड, पराजित होकर के होने के बाद, द सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सैनिक थे, ग्रू डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट हो गए, तो ये था कई बार पाकिस्तानी सैनिक पराजित होकर निराश हो गए। तो बात तो वही है, लेकिन ये तरीका इस हिंदी के हिसाब से ये ज्यादा सही बैठ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग बैठ रहा है इसका। कई बार पराजित होने के बाद पाकिस्तानी सैनिक निराश हो चुके हैं, तो चुके हैं गलत हो गया, हो गए, तो पहला दूसरा नजदीक था, लेकिन बेस्ट आंसर इसका ए होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही अर्थ आ रहा है, पहले वाले क्लोज करते हो गए, कई बार पराजित होने के बाद द सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी सैनिक ग्रू डिसअपॉइंटेड, निराश हो गए। ये था कई बार पाकिस्तानी सैनिक पराजित होकर, कई बार पराजित होने के बाद सैनिक जो है वो डिसअपॉइंट हो गए, तो पहला वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। माई फादर टेक्स टी ट्वाइस अ डे, मेरे पिताजी चाय लेते हैं, चाय पीते हैं, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे का मतलब होता है एक दिन में 2 बार, होता है सुबह लेते हो, एक शाम को लेते हो, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे मतलब एक दिन में 3 बार, वंस अ डे मतलब एक दिन में 1 बार, तो ट्वाइस अ डे एक दिन में 2 बार वो चाय लेते हैं, चाय पीते हैं, मेरे पिताजी 2 बार चाय पीते हैं, 2 बार क्या, साल में, महीने में, हफ्ते में, सुबह सुबह, कब बताया नहीं, एक दिन में 2 बार, ये था आंसर, एक दिन में 2 बार। मेरे पिताजी 2 दिन में चाय पीते हैं, ये भी गलत हो गया, मेरे पिताजी एक दिन में 2 बार चाय पीते हैं, ये आंसर सही होगा, सी आंसर हो जाएगा, मेरे पिताजी एक दिन में 2 बार चाय पीते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो आप। दे सॉ मी प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे देखा, देखा, प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ खेलते हुए, उन्होंने मुझे देखा दोस्तों के साथ खेलते हुए, दे सॉ मी प्लेइंग, उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा दोस्तों के साथ में, वह मुझे, वह नहीं, उन्होंने, दे है ना प्लूरल है तो वह नहीं आएगा,
उन्होंने मुझे तब देखा जब मैं खेला, तब देखा तब नहीं, ये बात नहीं होगी। उन्होंने मुझे दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा, बिल्कुल ये सही है। इसका आंसर होगा आपका सी, उन्होंने मुझे दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपके मैंने जो सेंटेंस कराया 68 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, ये वो क्वेश्चंस हैं जहां हम लोगों को एक इंग्लिश का सेंटेंस देगा जिसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, हिंदी में। इंग्लिश सेंटेंस देगा जिसे हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी में। हिंदी के 4 ऑप्शन इस तरह से दिए होंगे, उनमें से 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। तो हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, इससे आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हर बार क्वेश्चन कुछ अलग आ रहे हैं, तो इस बार भी एग्जाम में अलग ही आएंगे। तो बस ये तो एक तरीका है, पैटर्न है कि आपको पता चल जाए करना क्या है। आपको वोकैब याद करनी है, ग्रामर पे खास ध्यान रखना, टेंस आपको अच्छी तरह आने चाहिए। वो है, अगर थोड़ा बहुत आपको प्रोपोजिशन आर्टिकल की नॉलेज होती है ना, तो आप इजीली ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये वाली क्लास में हमने पढ़ा इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में। मैं आपको एक टेस्ट पेपर और करवाऊंगा एग्जाम में आया हुआ ही, जिसमें हम उल्टा करेंगे, वाइस वर्सा। उसमें हिंदी का एक सेंटेंस दिया होगा जिसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, वो थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। इंग्लिश से हिंदी बनाया, ये तो कठिन था थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे हिंदी से इंग्लिश कैसे करना है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप कि आपको क्लास में मजा आया होगा, आपको समझ में आ गया कि टॉपिक है क्या। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, बाय, चाओ।